नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत की। और बताऊं आपको कि उससे पहले हम जीन पियाजे की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाके उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साइड में आई बटन से भी आप उसको जो है वो देख सकते हैं। देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग तीनों की जो थ्योरी है वो आपस में कुछ इस तरह से इंटरलिंक्ड है कि अगर आप एक को समझते हैं तो वो आपको हेल्प करता है अनदर को समझने में। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको तीनों को देखना इम्पॉर्टेंट है सीटेट के आपके पर्सपेक्टिव से। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वीडियो को। तो हमारा सबसे पहले है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक, आपको याद क्या रखना है, कुछ शब्द याद रखने हैं जो वाइगोत्स्की से एकदम इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि अगर आप ये वर्ड्स याद रखते हैं आपके क्वेश्चंस निकलेंगे आराम से। आपको क्या याद रखना है, सामाजिक वर्ड और ये सांस्कृतिक वर्ड। इसी के साथ आपको एक वर्ड और याद रखना है, वो है आपका ये भाषा। समझ पा रहे हैं आप, ये भाषा आपका वर्ड है, यानी कि जो इसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। आपको सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, इन तीन शब्द को याद रखना है, यानी कि सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। बस इन्हीं तीन की पॉइंट पे पूरी थ्योरी जो है वाइगोत्स्की की वो घूमेगी। समझिएगा कैसे घूमेगी, चलिए देखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि जो वाइगोत्स्की थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 1896 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में इनका जन्म हुआ था। एंड ही इज़ अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इनके बारे में। इनको जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जैसे आपके संस्कृत के जो ग्रेटेस्ट पोएट कालिदास हैं, इंग्लिश के आपके विलियम शेक्सपियर जितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके मनोविज्ञान में पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग बिल्कुल पिलर की तरह खड़े हुए हैं, इसलिए इनकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, वाइगोत्स्की ने सन 1924 से 1934 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में अध्ययन किया। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, संज्ञानात्मक जो विकास है उस पर विशेष रूप से कार्य किया और भाषा और चिंतन के संबंध पर भी कार्य किया। भाषा और थॉट, इनके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो सामाजिक कारक थे उनका भी वर्णन किया गया है। तो हमें इससे बस पता क्या चल रहा है कि इन्होंने किस किस चीज़ पे फोकस किया है, संस्कृति, ऐतिहासिक, सामाजिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक और सामाजिक कारक। आपको मैं बताऊं, अगर आप किसी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताइए, क्या किसी उसके एक फैक्टर को जान के आप जान पाएंगे उसको कम्प्लीटली? नहीं। अगर आपकी किसी से दोस्ती है, आप उसके साथ थोड़ी देर से रहते हैं तो आप उसे नहीं कम्प्लीटली जान सकते। अगर आप उसके हर बैकग्राउंड से उसको जानते हैं, उसका कल्चर, उसका सोसाइटी, उसके रहन सहन, तो आप उसे बहुत बेहतर तरीके से जान पाते हैं। बस इन्होंने इसीलिए जो है वाइगोत्स्की ने इन सारे फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कहते थे ये कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही जो है वो बालक के ज्ञान का विकास होता है, बालक जो है वो ज्ञान का सृजन करता है। पहले वो सामाजिक विकास जो है वो उस क्रिया को अपनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि सामाजिक शिक्षा संज्ञानात्मक विकास से पहले आती है और बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि ये जो संज्ञानात्मक विकास आपको दिख रहा है, ये जो है वो बाद में आएगा, लेकिन उससे भी पहले क्या आएगी, सामाजिक शिक्षा जो है वो उससे भी पहले आएगी। आगे देखिए यहाँ पे कि जो लेव वाइगोत्स्की थे ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत विकसित किया है। और बात करें अगर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो इन्हें सोसाइटो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में जो है वो जाना गया। डिटेल में आप पढ़ रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, कोई पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होने दूंगी मैं आपका कि क्वेश्चन बना और आपको पता नहीं चला। एक चीज़ और, आप टाइम दे रहे हैं अपना वीडियो पे, तो ये जान लीजिए कि आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझना है जिससे पॉइंट मिस नहीं हो, क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे।
देखिए, अब हम जानेंगे कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, सबसे पहले जो वाइगोत्स्की है ये जानिए, एक ये संरचनावादी है, ही इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इस पहलू को माने कि बच्चा जो है वो सीख सकता है, दूसरे व्यक्तियों से सीख सकता है और अपने समाज से सीख के अपने ज्ञान का सृजन कर सकता है। बात देखिए सेम है, ज्ञान का सृजन प्याजे भी कहते थे और ज्ञान का सृजन लेव वाइगोत्स्की भी कहते हैं। अंतर इतना है कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अपने समाज और अपनी संस्कृति, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने इन्हीं चीज़ों से वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। इनका मानना ये भी था कि जैसे बहुत बार, अच्छा मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं, घर पे आप मान लीजिए झाड़ू पोछा करना है, आप सभी करते होंगे अपने घर पे साफ़ सफाई या क्लीनिंग का काम है, ठीक है। तो क्या जो घर की क्लीनिंग होती है उसके लिए हमने कोई ट्रेनिंग ली, किसी से सीखा है कि हमें कैसे करना है? हमने अपने से बड़ों को ऑब्ज़र्व किया, या जो कोई भी करने आता है हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, हमें वो आ गया, उसके लिए हमने कुछ सीखा नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें बताती हैं कि वाइगोत्स्की का मानना ये भी था कि ज़रूरी नहीं बच्चा हमेशा ट्रायल करे, फिर एरर करे, फिर कुछ लर्न करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। बच्चा जो है वो किसी के व्यवहार को, किसी के कार्य को ऑब्ज़र्व करके भी सीख सकता है, ऑब्ज़र्व करके भी वो सीख सकता है। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। और इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट आपके जीन प्याजे थे, वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सब अपने ही बच्चों पे किए थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्हीं को ऑब्जर्व करके देखा इन्होंने कि कैसे बच्चे जो है वो सीखते हैं। चलिए अब बात हम करेंगे इनके 3 सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 3 मुख्य बिंदुओं पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। अब पहले इन 3 बिंदुओं के बारे में एक बार ब्रीफ से थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि सोशल इंटरैक्शन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रही हूँ जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। सोशल इंटरैक्शन क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलना, अपनी संस्कृति को शेयर करना, अपने सामाजिक तौर तरीके, रीति रिवाज, खान पान, इन चीज़ों को जब हम शेयर करते हैं तो ये एक प्रकार की हमारी क्या होती है? सामाजिक अंतःक्रिया होती है, और इससे ही हम जो है वो चीज़ों को जानते हैं। मान लीजिए कि कोई पंजाब का रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, कोई पंजाब का रहने वाला व्यक्ति है और वो आ करके किसी काम से या रोज़गार की तलाश में जो है वो गुजरात में आके रहता है, और जहाँ पे वो रह रहा है गुजरात में, वहाँ उसके जो पड़ोसी हैं उनमें से कोई पड़ोसी राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है। तो अब वो क्या करता है, जो गुजरात में रह रहा है पंजाब से आया हुआ, वो उन राजस्थान और महाराष्ट्र के निवासियों के साथ भी अंतःक्रिया करता है, यानी कि सोशल इंटरैक्शन करता है। और इसी सोशल इंटरैक्शन से होता क्या है, उसकी संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों का आदान प्रदान होता है और उसको एक नई भाषा, नई संस्कृति का ज्ञान हो जाता है। तो ये तो आपके लिए एक एग्जाम्पल था। अगर पसंद आया हो लाइक करते चलिएगा। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया का आपके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था। देखिए नेक्स्ट में कह रहा है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल क्या है? सबसे पहले ये बात आपको समझनी है। प्रॉक्सिमल है जो समीप है, जो निकट है, जो पास है, वो है प्रॉक्सिमल। कहने का मतलब ध्यान से रखिए, सुनिए। ये मान लीजिए एक आपका एरिया है और ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका एक संभावित एक ये दायरा है। अब आप अगर इंडिविजुअली कोई बात सीखते हैं तो हो सकता है आप इस लेवल तक सीख सकते हैं, अपने स्वयं से आप यहाँ तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो ये आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा वो एक सीढ़ी होगी, और यही सीढ़ी जो होती है आपकी, यही सीढ़ी ये होती है स्कैफोल्डिंग। आगे हम सब डिटेल में समझेंगे स्कैफोल्डिंग क्या है। अभी ये समझिए कि ये जो सीढ़ी है वही स्कैफोल्डिंग है, यानी कि ढांचा है जो आपको आपके संभावित दायरा, जहाँ तक संभावना है आपके सीखने की, वहाँ तक पहुँचा देगी ये स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग जो होती है वो एक तरह की अस्थायी होती है, और ये जो स्कैफोल्डिंग होती है ये एक
टेम्परेरी हेल्प होती है, मैं बात करूँ टेम्परेरी हेल्प यानी कि बस जब आपको प्रॉब्लम आई तो वो आपकी हेल्प की गई और आपकी हेल्प वो टेम्परेरी रूप से की गई, लेकिन आपने जो चीज़ें अचीव कर ली, आप अपने इस संभावित दायरे तक पहुंच गए, वो आपका परमानेंट हो गया आपके संज्ञान में। तो ये आपका ZPD और स्कैफोल्डिंग हो गया। बात करें अगर हम इस थर्ड पॉइंट की कि अन्य से अधिक जानकार, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, ZPD का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, इस तरह के आपको सामाजिक लगा दिखेगा, आपको लगाना है वाइगोत्स्की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अन्य से अधिक जानकार कौन होगा। अन्य से अधिक जानकार आपका सहपाठी भी हो सकता है, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके टीचर्स, ट्यूटोरियल या कोई भी मेंटर जो आपको पढ़ा सके वो हो सकता है। अगेन मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि एज फिर यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है वो आपकी एज से कम हो, ज़्यादा हो, बशर्ते उसको आपसे ज्ञान ज़्यादा होनी चाहिए। ज्ञान इन द सेंस वो जानकार ज़्यादा होना चाहिए, और इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि उसको हर फील्ड में जानकार होना है। जो कार्य वो आपको सिखा रहा है उस फील्ड में उसका अधिक जानकार यानी मोर नॉलेजेबल होना ही बस इसकी शर्त है, क्योंकि एक वही व्यक्ति आपको अधिक सिखा पाएगा जिसके पास आपसे अधिक जानकारी होगी, जो आपसे अधिक नॉलेजेबल होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था MKO का सिद्धांत। आई होप आपको ये तीनों बिंदु अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सोशल इंटरेक्शन क्या है, ZPD क्या है और MKO क्या है। अब यहाँ से देखिए एक एक हेडिंग को हम क्रम से जो है वो डिटेल में बात करेंगे, और सबसे पहले सामाजिक जो इंटरेक्शन है इसको ध्यान से समझते हैं। कह रहे हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा रोल करती है। मतलब सोशल इंटरेक्शन और रोल ऑफ लैंग्वेज को जीन पियाजे ने कहा है कि बस इसी की वजह से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव यानी जो हमारे संज्ञान, हमारी बुद्धि का विकास होता है, उसके पीछे सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया और आपका रोल ऑफ लैंग्वेज जो भाषा है वो एकदम औजार की तरह है। एक तरह से भाषा को इन्होंने क्या कहा है, टूल कहा है, कि लैंग्वेज जो है वो एक ग्रेटेस्ट टूल है। पियाजे क्या बोलते हैं कि पहले विकास होता है और फिर अधिगम होता है। पहले आप डेवलप होंगे फिर आप कुछ लर्न करेंगे। ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि पहले सामाजिक अधिगम होगा, पहले हम अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से मिलेंगे और तब हम किसी तरह की लर्निंग करेंगे या किसी तरह का डेवलपमेंट हमारे अंदर होगा। आगे समझते हैं वाइगोत्स्की का क्या कहना था कि बच्चे में संस्कृति का विकास इन्होंने कहा कि 2 चरणों में होता है। 2 चरण कौन से हैं, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। अच्छा, अंतरा को ध्यान रखिएगा कि अंतरावैयक्तिक विकास वो है जो एक मनुष्य के अंदर खुद में होता है, और अंतर्वैयक्तिक वो है जो पहले आप लोगों के बीच में कर पाते हैं। पहले आप लोगों के बीच में देखेंगे कि हमें किस तरह का विकास करना है, तो वो आपका अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा। लेकिन जब वो विकास आपने आत्मसात कर लिया, एसिमिलेट कर लिया अपने अंदर, तो वो आपका जो व्यवहार परिवर्तन हुआ या आपके व्यवहार में जो आपने उसे सीखा वो आपका अंतरावैयक्तिक होगा। तो इस तरह से विकास जो है वो 2 चरणों में बताया आपके वाइगोत्स्की ने। आगे इस चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे, समझने की कि क्या है सही मायने में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ लिखा है लर्नर कैन डू अनएडेड। अनएडेड मतलब, एड का मतलब आपको पता हो कि होता है सहायता करना, अन जिसकी कोई सहायता नहीं की जाए। तो इतने क्षेत्र में बच्चा खुद काम कर सकता है इस एरिया में। सपोज़ कि आप किसी क्लास में हैं, मान लीजिए आप क्लास 5th के बच्चे हैं। ठीक है, एक बार सपोज करिए आप कि आप क्लास 5th में पढ़ते हैं और आप अपने आप से इतना काम कर सकते हैं, यानी आप अपने आप से मान लीजिए 50% तक चीज़ें सीख लेते हैं। लेकिन आपका दायरा अगर आप सोचें 50% है तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका दायरा 80, 90 या 100% तक हो। वो आप बढ़ाएंगे कैसे? आपको तो अपना इंडिविजुअली 50% काम करना आ रहा है, लेकिन ये जो बीच का आपका ये गैप है ये कौन भरेगा? हाँ,
जो ये लर्नर खुद से नहीं कर पाता है, इसको कौन भरेगा? इसको भरेगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अगर किसी MKO ने स्केप फोल्डिंग के, ये जो यहाँ पे एक सीढ़ी लगेगी, ध्यान रखिए, ये है स्केप फोल्डिंग, एक ढांचा जो आपको देगा कौन स्केप फोल्डिंग? ये MKO, जो आपसे अधिक जानकार है। अगर उसने आपको बता दिया, जैसे आप क्लास में 50% ला रहे थे, आपको अच्छा टीचर मिल गया, आपको कोई मेंटर मिल गया, कोई कोच मिल जाता है इस तरह से, तो आपको उसने अच्छी चीज़ें बताई कि आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से पढ़ाई करनी है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आपने अपना फुल अचीव कर लिया और पहुंच गए 100% पे। जितना आपका एक संभावित दायरा था वो आपने पूरा अचीव कर लिया। अब कसर नहीं बची है कि अब कुछ और हो सकता। तो जो ये हेल्प दी गई थी ना बच्चों, ये हेल्प तो टेम्परेरी थी, बस आपको तभी दी गई। कभी भी हेल्प जो है वो इस तरह से नहीं दी जाएगी कि पूरा काम ही कर दिया उठा के उसने। आपको एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और उस टेम्परेरी हेल्प से आपका ये ज्ञान जो है वो हो जाता है स्थायी, परमानेंट। टेम्परेरी हेल्प थी और आपने जो अचीव कर लिया पूरे अपने जोन पे पहुंच के, वो आपका हो जाएगा परमानेंट। और उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण वही होता है, कोई खेल है, मान लीजिए क्रिकेट का कोई खेल है, बच्चे को खेलना नहीं आता है, पर ऐसा नहीं है कि उसे बैट उठाना नहीं आता है या वो बॉलिंग नहीं कर लेता है, उसे तरीका नहीं पता है कि कैसे सही मायने में बैटिंग बॉलिंग करते हैं, है ना। उसे पूरे खेल का तरीका नहीं मालूम है, तो उसका अपना खुद का इतना फील्ड है कि वो सीख सकता है। उसी में किसी ने उसको बाहर से आके वो हेल्प बताई, लेकिन बताएगा हमेशा MKO, जिसको है ज्ञान उस चीज़ का। जब उसने बताई तो उसने अपने फुल चीज़ों को कर ली। बताई तो उसने एक ही बार अस्थायी रूप से, लेकिन स्केप फोल्डिंग के थ्रू जो उसे ज्ञान मिल गया वो उसका हो गया परमानेंट। पसंद आ रहा हो दोस्तों, लाइक देखिए करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे अब हमारा लिखा हुआ है ZPD, और देखिए डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं आपको आई हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, कि ये तो हमने सुना ही नहीं था कभी, ये कहाँ से आ गया। इस तरह की आपके साथ चीज़ें ना हो, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट बहुत है ये। ZPD को अब और ध्यान से समझिए। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान ये जाना कि बालक अपनी वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकता है यदि उन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए, उन्हें थोड़ा सा निर्देश मिल जाए, वो काम कर ले जाएंगे। इस स्तर पर वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा। इसी स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास बताया है। और जो बालक का वास्तविक विकास था, यानी इतना अगर उसका वास्तविक विकास था तो ये उसका संभावित विकास था। इस वास्तविक विकास से इस संभावित विकास का जो अंतर है, उसी को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। याद करिए, निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी बात को उन्होंने कहा है। वाइगोत्स्की मानते थे कि हम अपने स्वयं का विकास जो है वो दूसरों के द्वारा करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारी हेल्प कर रहा है कोई व्यक्ति, वो दूसरा व्यक्ति है और हमारा विकास हो रहा है इससे, ठीक है। और बात करें तो जो जेरोम ब्रूनर थे, उन्होंने भी इनकी थ्योरी का समर्थन किया है, वो भी इनकी बातों से जो है वो सहमत थे। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी हेल्प या थोड़ी सी मदद दे दी जाए तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। मदद शुरुआत के टाइम के लिए दी जाती है और फिर हटा ली जाती है। मैंने बताया था आपको, मदद जो है वो स्कैफोल्डिंग, वो जो सीढ़ी लगा के आपको स्कैफोल्डिंग बताई, वो कैसी है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसी को इंग्लिश में देखिए स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो आपको एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, एक प्रकार की सीढ़ी नुमा मदद दी जाती है। और फिर क्या होता है, बच्चा अपने कंप्लीट चीज़ों को सीख लेता है। यह तब की जाती है जब बच्चे को जो नहीं आता है उसे वो सिखाना हो, किसी भी फील्ड में। अगर इसे नहीं आ रहा है, बात करें कोई प्ले की, अभी हमने जैसे क्रिकेट की बात की, ऐसे कोई भी प्ले आप रख के देख सकते हो, क्योंकि प्ले को, गेम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही। प्याजे कहते थे कि बच्चा एक्टिविटी से सीखेगा और इन्होंने खेलों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। वाइगोत्स्की ने खेल को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने बताया कि ये यहाँ तक मानते थे कि जो विद्यालय है उनका सिस्टम जो है वो भी इस प्रकार से होना चाहिए कि खेलों पर जो है वो पर्याप्त ध्यान दिया जा सके, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, जो चीज़ उसे नहीं आती है हमने उसे सिखाई और वो सीख गया। उस टेम्परेरी हेल्प के थ्रू उसने अपना संभावित दायरा जो है वो पूरा जाकर के पा लिया। आगे फिर से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है आपका, द मोर नॉलेजेबल अदर MKO, यानी कि अन्य से अधिक जानकार। तो
MKO वही व्यक्ति है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे बेहतर हो, आपसे बेटर हो, है ना, और उसकी जो एबिलिटी है वो आपसे ज़्यादा हायर एबिलिटी हो उसके पास, वही आपको सिखा सकता है। कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले यानी कि लर्नर से ज़्यादा योग्यता होगी, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, MKO को सामान्यतः किस किस चीज़ में रखा गया, देखिए एक टीचर हो सकता है, वो एक कोच हो सकता है, वो एक ट्रेनर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। एक छोटा व्यक्ति, मैंने बताया था ना एज मैटर नहीं करती है, कोई छोटा व्यक्ति भी अगर उस फील्ड में आपसे अधिक जानकार है वो भी आपको बढ़िया से बढ़िया सिखा सकता है, और यहाँ तक कि एक कंप्यूटर भी। चलिए अब आगे देखते हैं पीयर ट्यूटोरिंग क्या है। बात करें पीयर ट्यूटोरिंग की तो ये शब्द अब आप परिचित होंगे जीन प्याजे पढ़ने के बाद, समकक्षी शिक्षण जिसे कहा गया है। पीयर ट्यूटोरिंग में हम कहते हैं कि बच्चा कैसे सीख सकता है। बच्चा अगर चाहे तो वो कोलैबोरेटिव रूप से सीख सकता है, यानी वो एक दूसरे के सहयोग से सीख सकता है ना। आपने देखा होगा स्कूल्स में अक्सर असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं जो ग्रुप में करने के लिए दिया जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो आपसी सहयोग से कई चीज़ें जो है वो सीख जाता है, ठीक है। एक दूसरे के कोलैबोरेशन से, एक दूसरे के कोऑपरेशन से सीखता है बच्चा। और बात करें इसी में एक आपका हेल्प आता है असिस्टिव। असिस्टिव हेल्प को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये वो हेल्प है जो हमेशा आपसे बड़े आपको देंगे। असिस्टिव हेल्प जिसमें आपसे बड़ा व्यक्ति आपको कुछ बताएगा, वो आपकी असिस्टिव हेल्प हो जाएगी। 3 चीज़ थे, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात कर रहे थे हम पीयर ट्यूटोरिंग की, तो जो सीखने और सिखाने वालों के बीच एक सोशल इंटरेक्शन होता है, पीयर ट्यूटोरिंग उसको बढ़ावा देती है। हम आपस में अंतःक्रिया करके कई बार बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। सीखने और सिखाने वालों के बीच भावनाएं, आचार विचार, मैंने बताया था आपको रीति रिवाज उनके सब आपस में एक्सचेंज होते हैं आपस में, तो इससे है एक प्रकार से इसको भी हम सोशल इंटरेक्शन ही कह सकते हैं पीयर ट्यूटोरिंग को। स्पीच की तरफ बढ़ने से पहले इनके और इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उसको जानिए। क्या कहते थे प्याजे कि पहले आएगी लैंग्वेज। इस बात पे मैं कितनी बार फोकस करा रही हूँ, इसलिए आप इसको प्लीज़ और प्लीज़ भूलिएगा मत। इस बात को मैं आपको इतनी बार इसलिए बता रही हूँ कि आप बिल्कुल भूले नहीं। पहले आएगी लैंग्वेज, उसके बाद में आएगा थॉट यानी कि विचार। क्लियर? और इस थॉट के बनने में किसका रोल होगा? इस लैंग्वेज का रोल होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीच की तरफ भाई, जिससे हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है। ये आपका बीच में जो दिख रहा है ना आपको प्राइवेट स्पीच, इससे हर बार क्वेश्चन दे देते हैं, तो स्पीच को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आपकी आती है सोशल स्पीच, और सोशल स्पीच आपकी है 0 to 3 ईयर्स। बच्चा इसमें क्या करता है? बैबलिंग और जेस्चरिंग ये काम करने लगता है। एक तरह से इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं हम। बच्चे को अपने काम करने के लिए जेस्चर की ज़रूरत होती है और बच्चा अपना काम कर ले जाता है। जैसे उसको अगर कोई चीज़ चाहिए, वो रोना स्टार्ट कर देगा, उसको मिल जाएगी वो चीज़, उसका काम हो गया थ्रू उसके जेस्चर से। तो ये हो गई उसकी सोशल स्पीच, इनकी प्याजे ने जो बताई है 0 से 3 वर्ष की। उसके बाद प्राइवेट स्पीच, जिसे सेल्फ टॉक कहा गया है। बच्चे क्या होते हैं? स्वयं से बात करते हैं। अब जो प्याजे थे वो इसको बोलते थे ईगो सेंट्रिक, है ना। बच्चे क्या होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। प्याजे ने उसे ईगो सेंट्रिक ना मानते हुए प्याजे ने माना है उसे प्राइवेट स्पीच। जैसे आप हैं, आपकी एज बड़ी है, अगर आपको कुछ सोचना होता है तो आप उसे बोल बोल के नहीं सोचते हैं, या आप कोई भी किसी तरह की योजना अपने दिमाग में बना रहे हैं तो आप उसे बोल बोल के नहीं बनाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसी योजना को, यानी कि जो अपने कार्य की योजना है। अच्छा, आपसे कई बार पूछा गया है कि ये सेल्फ टॉक क्या है, तो वो सेल्फ टॉक है कि बच्चे जो हैं वो खुद से बातें कर रहे होते हैं और अपने कार्य की योजना बना रहे होते हैं, अपने कार्य को दिशा दे रहे होते हैं। इसके लिए वो जो सेल्फ टॉक करते हैं, यही उनकी जो है वो प्राइवेट स्पीच है। एक तरह से इसे हम सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच भी कहते हैं, जो 3 to 7 ईयर्स होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। बच्चा अगर मन में सोच रहा है कि मुझे ये वाली बॉल चाहिए, ये वाली बॉल चाहिए, ये वाली बॉल चाहिए, तो वो इसी तरह बोल के ही सोचेगा कि मुझे रेड वाली और ग्रीन वाली और ऐसे। लेकिन अगर यही बात कोई आपको सोचनी है, आप सोच रहे हैं कि आज डिनर में मैंने ये बना लिया है, चपाती बना ली है, इस चीज़ की सब्जी बना ली है, अभी ये बाकी है,
तो क्या आप ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, आप अपने मन में सोचेंगे। तो वही जो सेल्फ टॉक थी, जब सेल्फ टॉक बिकम साइलेंट, वो आपकी अंदर ही अंदर चलने लगी, बाहर आने की बजाय, तो ऐसा कम्युनिकेशन आपका इंटरनल और साइलेंट इनर स्पीच में आता है, जो 7+ ईयर के बाद से शुरू हो जाता है। इन तीनों को ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं प्राइवेट स्पीच, जिसे सेल्फ टॉक या सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच भी कहा जाता है। 3 to 7 ईयर्स जो है वो इसकी एक एज मानी गई है। आगे बात करें हम, तो पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग अवधारणाएं थीं, जिनमें संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। कह रहे हैं जो संज्ञान है वो भाषा के विकास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित जरूर करता है, लेकिन विकास और अधिगम दो अलग अवधारणाएं हैं पियाजे के अनुसार। और वहीं वाइगोत्स्की बोलते हैं कि जो अधिगम और विकास है वो अलग ना होकर एक पारस्परिक प्रक्रिया है, और बालक जो है उसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन देता है। ठीक है, ये इसी में ये बात आपकी कही गई है। भाषा का जो है वो संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। भाषा और भाषा लैंग्वेज हर जगह यूज़ किया है इन्होंने, एक टूल बताया इन्होंने। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं, छात्र के जीवन के पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती हैं। पहले वो स्पीच मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ पे सोशल स्पीच सामाजिक वाक करता है, फिर प्राइवेट स्पीच खुद से बात करेगा, इंटरनल स्पीच वही बात जब वो मन करेगा। तो इस तरह से जो है वो होता है। तो इन सब प्रक्रियाओं का, यानी कि सब कुछ सोचने में जो भाषा है वो हमारा अहम रोल निभाती है, तभी हमारा जो है वो विकास संभव हो पाता है। इन्होंने क्या कहा कि इनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है, और यही दृष्टिकोण पियाजे के सिद्धांत एवं अन्य सिद्धांतों से वाइगोत्स्की के सिद्धांत को करता है, भिन्न कर देता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा भाषा को प्रमुखता दी है। चलिए दोस्तों, करते हैं अब क्वेश्चन आंसर टेस्ट। और देखिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और आपके ऑप्शन हैं इस तरह 1, 2, 3 और 4। बात करेंगे सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सामाजिक इसका सबसे सही आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक और प्लस सांस्कृतिक पर महत्व दिया है। और देखिए यहाँ पे आपका इन 3 में सांस्कृतिक नहीं है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। बताना आपको ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विषय जो हैं, इसका जो प्रभाव है उसके महत्व को बच्चों के लिए सक्रिय ज्ञान के रूप में किसने सबसे अधिक महत्व दिया है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं A, B, C और D। बात करें सही आंसर की, तो आपका लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है, और आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही एकदम हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जिगसॉ पहेली है, तो उसको करते समय 5 वर्ष की नज़मा है एक लड़की, स्वयं से ये कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता जो है वो पूरा बन जाएगा। यानी कि वो कोई एक टुकड़ा ढूंढ रही है जिसको वो लगा दे तो उसका जो जूता वो बना रही है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो अपने मन में ये सारी बातें कर रही है, लेकिन ये मन उसका जो है वो ऐसा नहीं है कि ये अंदर ही अंदर कर रहे हैं, ये बोल बोल के वो सारी बातें इस तरह से कर रही है। कहते हैं कि इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जो है वो क्या कह के संबोधित करते हैं या किस तरह से संबोधित करते हैं। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है व्यक्तिगत वार्ता सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित कहते थे, वहीं वाइगोत्स्की इसको प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वाक या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने कार्य की योजना बनाते हैं। इसको सेल्फ टॉक का नाम भी दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किस मनोवैज्ञानिक ने यह बात कही है। बात करें सही आंसर की, तो लेव वाइगोत्स्की ने ये बात जो है वो कही है कि बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को समझना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बच्चों के
बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है मॉडलिंग, ढांचा, प्रबलन या अनुबंधन। बात करें सही आंसर की तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ढांचा, जिसको आप स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जो मैंने बताया था आपको, स्कैफोल्डिंग है वो एक प्रकार की टेम्परेरी हेल्प है और इस टेम्परेरी हेल्प से जो सीखा हुआ संज्ञान होगा, ज्ञान होगा, वो परमानेंट होगा और जो बच्चा है वो अपने संभावित क्षेत्र को प्राप्त कर पाएगा जितनी उसकी जो संभावनाएं थी, यानी कि उसकी वास्तविक ज्ञान में और उसके संभावित ज्ञान के बीच का जो अंतर भरने का काम कर रहा है ये स्कैफोल्डिंग, इसी को जो है ढांचा कहते हैं हिंदी में। तो आवश्यकता पड़ने पर जो है सहयोग देते हैं, इसी को जो है वो स्कैफोल्डिंग का नाम दिया है किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। हर वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न होता है और प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। ध्यान रखिएगा कि मेन कमेंट में जाके ज़रूर से बताइएगा अपना आंसर। बात करें कि इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, और आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का क्या ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी यानी कि बहुत टॉकेटिव होते हैं, या ये अहम केंद्रित होते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड कर रहे होते हैं बच्चे। तो आपको इसका सही आंसर जो है वो मेन कमेंट में जाके देना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करके जाइए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से हमें हौसला मिलता है और अच्छा आपके लिए करने का। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे हमारे साथ इसी तरह बने जाइए। आपके लिए CDP की बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने का पूरा से पूरा जो है वो प्रयास किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।